अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। और कूलम लॉ जो है ये बेसिक लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। और इससे पहले आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन पढ़ ली हुई है। अब हम कूलम लॉ को स्टडी करने से पहले, क्योंकि कूलम लॉ जो है वो चार्जेस के दरमियान डील करता है, तो हम चार्ज की डेफिनेशन को सबसे पहले स्टडी करेंगे। चार्ज की डेफिनेशन हम इस तरह से करते हैं कि ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। इसको नोट कर लें क्योंकि ये आपकी बुक में नहीं दी गई। अच्छा, अब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो है, हम उन प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं जो कि बाय नेचर होती हैं, यानी अल्लाह की तरफ से इन पार्टिकल्स को ये प्रॉपर्टी दे दी गई है। इसकी रीज़न क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, ये क्यों होती है, अभी तक साइंस इसके बारे में कुछ नहीं जानती। सिर्फ एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला है कि इन फंडामेंटल पार्टिकल्स के पास चार्ज मौजूद होता है। अब फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन से हैं? ये ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलकर एटम बना है। और एटम के बारे में आप जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन जो है इसके पास कोई चार्ज मौजूद नहीं है, यानी नेट चार्ज इसके पास ज़ीरो है, और ये एक न्यूट्रल पार्टिकल है। और नेट चार्ज के ज़ीरो होने का मतलब ये है, जैसे आप मैथ्स में पढ़ते हैं, -1 और +1 एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं तो नेट इफ़ेक्ट होता है ज़ीरो। अब इसका मतलब ये है कि इसके पास इक्वली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मौजूद हैं। यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम न्यूट्रल पार्टिकल्स को डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ चार्ज पार्टिकल को डिस्कस करेंगे जो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान डिफरेंस जो है वो सिर्फ साइन ऑफ चार्ज है, बाकी क्वांटिटी ऑफ चार्ज दोनों में सेम है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज़ सेम। सिर्फ साइन का डिफरेंस है। इस वजह से हम कहते हैं कि ये लाइक चार्ज हो सकते हैं या अनलाइक चार्ज हो सकते हैं। यानी कूलम लॉ से पहले जो इसकी बेसिक्स हैं वो ये हैं कि लाइक चार्जेस अगर आपके पास होंगे, यानी अगर दो नेगेटिव चार्ज आपके पास पड़े हुए हैं या दो पॉजिटिव चार्ज पड़े हुए हैं, तो इनकी मैग्नीट्यूड भी सेम है और साइन भी सेम है, इसलिए इनको हम लाइक चार्जेस कहेंगे और ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर ये अनलाइक चार्जेस हैं तो इनमें मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज तो सेम ही होगी, लेकिन साइन ऑफ चार्ज होगा वो ऑपोजिट होगा। और ये अनलाइक चार्जेस जो होंगे ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब कूलम जो था वो इस बात में इंटरेस्टेड था कि वो ये पता लगाए कि कितनी क्वांटिटी ऑफ फोर्स के साथ ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे। कूलम एक फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर था और 1784 AD में इसने चार्जेस के ऊपर काम किया और क्वांटिटेटिव नेचर दी हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। यानी इसने नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट्स किए और उन एक्सपेरिमेंट्स की बेस पर ये एक लॉ डिड्यूस करने में कामयाब हो गया, जिसके मुताबिक अगर दो चार्जेस Q1 और Q2 ये पड़े हुए हैं और ये अगर सेम पोलैरिटी के हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसी तरह से अगर ये दोनों नेगेटिव चार्ज हैं तब भी ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये है इनके दरमियान डिस्टेंस r। और अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव ऑपोजिट पोलैरिटी के हैं तो फिर ये इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो ये तब भी ऑपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्शन लगाएंगे। अब ये फोर्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस की, और यही फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस के। और अगर आप इसको कंबाइन कर दें तो ये बन जाता है Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर, और जब इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर बन जाएगा। अब k जो है यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होगा और इसको
ये डिपेंड करेगा ऑन सिस्टम ऑफ यूनिट और मीडियम बिटवीन द पार्टिकल्स के ऊपर, यानी मीडियम की प्रॉपर्टीज़ पे ये डिपेंड करता है। अब यहाँ अगर हम ये सपोज़ कर लें कि यहाँ पे सिस्टम ऑफ यूनिट हम SI यूनिट्स को यूज़ कर रहे हैं और मीडियम जो है इनके दरमियान फ्री स्पेस है। फ्री स्पेस का मतलब ये है कि देयर इज़ नो मीडियम, यानी कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं है, मीडियम एब्सेंट है। तो उस वक़्त इस K की वैल्यू जो होगी इस K की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल, जबकि एप्सिलॉन नॉट जो है ये है परमिटिविटी कांस्टेंट, यानी फ्री स्पेस के लिए इसकी कांस्टेंट वैल्यू है जो कि 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर। अच्छा, अब परमिटिविटी जो है ये एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी जो है इसकी डेफिनेशन हम ये कर सकते हैं कि ये परमिट से निकला है चूँकि वर्ड, और इसका मतलब होता है इजाज़त देना। इसका मतलब ये है कि ये है एबिलिटी ऑफ मीडियम टू पास द लाइंस ऑफ फोर्स, यानी ये मीडियम की एबिलिटी है कि ये कितनी लाइंस ऑफ फोर्स को अपने अंदर से गुज़रने देता है। फ़िज़िक्स में इसकी डेफिनेशन जो है वो इसके टोटली ऑपोजिट है, यानी ये फ़िज़िक्स के मुताबिक एबिलिटी ऑफ मीडियम है टू स्टॉप द लाइंस ऑफ फोर्सेस, यानी ये कितनी लाइंस ऑफ फोर्स को अपने अंदर से गुज़रने से रोकता है। अच्छा, अब इस इक्वेशन में जो 4 पाई वाला फैक्टर यूज़ हो रहा है ये कांस्टेंट है और ज्योमेट्रिकल फैक्टर है। इन दोनों की वैल्यू कांस्टेंट होगी, 4 जो है वो भी कांस्टेंट है और पाई की वैल्यू 3.1416 ये भी एक कांस्टेंट है। तो जब आप इसमें सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो K की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब कूलम फोर्स जो है, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसलिए हम इसकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम इसकी डायरेक्शन को भी डिस्कस करेंगे। अब जब हम डायरेक्शन बनाते हैं दो चार्जेस के दरमियान से, इट इज़ Q1 एंड इट इज़ Q2, और ये इसको अगर रिपेल करेगा तो इसके नतीजे में Q2 भी इसके ऊपर इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लगाएगा। अब ये फोर्स है म्यूचुअल फोर्स, यानी एक ने दूसरे पे लगाई और दूसरे ने पहले पे लगाई। अब हमने फाइंड करनी है इसकी फ़ोर्स की डायरेक्शन वेक्टर फॉर्म में। मैग्नीट्यूड के बारे में तो हमने पढ़ लिया है कि ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर है। डायरेक्शन हम हमेशा शो करते हैं यूनिट वेक्टर के साथ, यानी अगर आप इस फोर्स को इस फॉर्म में ले रहे हैं कि ये Q1 से Q2 की तरफ है तो ये ऑन 2 है ड्यू टू 1, यानी इस फोर्स को हम कहेंगे F21, और ये 1 के ऊपर है ड्यू टू 2 तो इसको हम F12 कहेंगे। और यूनिट वेक्टर जो है ये ऐसा वेक्टर होता है जो कि इस वेक्टर की डायरेक्शन में ही होता है। तो R12 यूनिट वेक्टर भी इधर को है और R21 यूनिट वेक्टर इसकी डायरेक्शन में है। अब इस इक्वेशन को अगर हम 2-1 की पैटर्न पे लिखेंगे तो यहाँ पे दोनों जगह 2-1 आ जाएगा, और अगर हम इसको 1-2 की फॉर्म में लिखेंगे तो ये सारी मैग्नीट्यूड सेम रहेगी और यहाँ पर हमारे पास F12 यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब ये फोर्स चूँकि एक्शन और रिएक्शन है कि एक दूसरे पे लगा रहा है दूसरा पहले पे लगा रहा है, तो इसलिए इन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगी लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। नेगेटिव साइन हम शो कर रहे हैं डायरेक्शन की वजह से। और अगर हम F21 की जगह ये वाली सारी वैल्यू पुट कर दें और F12 की जगह ये वाली सारी वैल्यू पुट कर दें तो ये दोनों फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, और बाकी हमारे पास F21 यूनिट वेक्टर बचेगा और F12 यूनिट वेक्टर बचेगा जो कि आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे।
अच्छा, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हैं ये कूलम्स लॉ की हैं प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कूलम्स लॉ, इनको एक साइड पे आपने नोट कर लेना है, क्योंकि ये भी आपकी बुक में हाईलाइट करके तो नहीं दी गई, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ये म्यूचुअल फोर्स है, कि अगर पहला चार्ज दूसरे के ऊपर फोर्स लगाता है तो दूसरा चार्ज भी उसके नतीजे में पहले चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है। दूसरी बात ये कि या तो ये अट्रैक्टिव होती है या फिर रिपल्सिव होती है, और ये चीज़ डिपेंड करती है साइन ऑफ Q1 एंड Q2 के ऊपर। यानी साइन ऑफ चार्जेस आपको बताएंगे कि ये अट्रैक्टिव फोर्स होनी है या रिपल्सिव फोर्स होनी है। तीसरी बात ये कि ये मीडियम डिपेंडेंट होती है, यानी आपने K की वैल्यू जब पढ़ी 1/4πε0 के इक्वल, तो ε0 जो था वो मीडियम की प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब कर रहा था, इसलिए ये मीडियम डिपेंडेंट है। फोर्थ प्रॉपर्टीज़ की ये है कि ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, क्योंकि ये डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के ऊपर और दोनों चार्जेस के दरमियान फासले के ऊपर। तो जैसे जैसे आप फासला कम करेंगे ये फोर्स स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। और पांचवी प्रॉपर्टीज़ की ये है, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस। जैसे आपने Q1 अगर इसको लिया और Q2 इसको लिया, तो ये लाइन इन दोनों के सेंटर को ज्वाइन कर रही है और इसके अलोंग ये फोर्स है। और अगर इसके ऑपोजिट आप ये वाली फोर्स लेंगे तब भी ये इसी लाइन के अलोंग होगी। अभी तक हमने जो डिस्कशन की है वो इस बात तक थी कि दोनों चार्जेस के दरमियान अगर मीडियम फ्री स्पेस हो, यानी एब्सेंस ऑफ एनी मीडियम हो, तब फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या होती है और उसकी डायरेक्शन क्या होती है। लेकिन अगर हमारे पास दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम मौजूद हो तो उस मीडियम को हम कहेंगे डाइलेक्ट्रिक मीडियम, और ये इंसुलेटर होगा। ठीक है, कोई भी इंसुलेटिंग मीडियम अगर आप इसके दरमियान ऐड करते हैं दोनों चार्जेस के दरमियान तो उसको हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम कहेंगे। और डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वजह से इसकी जो परमिटिविटी होगी वो चेंज हो जाएगी, यानी जहाँ पे आपने ε0 वाला फैक्टर ऐड किया है वहाँ पे आपने εr भी ऐड कर देना है, जो है ड्यू टू दिस डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अच्छा, अब इस बाकी वैल्यू वही रहेगी और εr को हम कहेंगे रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। बाकी रिलेटिव परमिटिविटी की वही डेफिनेशन होगी जो आपने पहले पढ़ी हुई है, सिर्फ फ़र्क ये होगा कि ये उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वजह से है। अच्छा, अब इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम को ऐड करने का इफ़ेक्ट क्या हुआ है, ये चूँकि आपस में इन्वर्स रिलेशन में है, इसका मतलब है जितनी ये वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी ही फोर्स डिक्रीज़ कर जाएगी। यानी ये रिलेटिव परमिटिविटी जो है ये उस मीडियम की एबिलिटी है कि वो कितनी लाइंस ऑफ फोर्स को गुजरने से रोकता है। और चूंकि हम इसको इंसुलेटर के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इसने फ्री स्पेस से ज़्यादा ही लाइंस को रोकना है, तो इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर होगी ε0 से, और जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये वैल्यू कम होती जाएगी। अब जो साइड पे आपके टेबल दिया गया है उसमें से आपने दो वैल्यूज़ को याद कर लेना है। एक तो ये कि रिलेटिव परमिटिविटी फ्री स्पेस की ये इक्वल होती है 1 के, और यही रिलेटिव परमिटिविटी अगर एयर के लिए हो तो ये 1.0006 होती है, और ये भी नियरली इक्वल टू 1 है। और इसका रीज़न ये है कि एयर जो है वो वैसे तो उसमें एयर मॉलिक्यूल, वाटर वेपर्स वगैरह शामिल होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स शामिल होते हैं, लेकिन चूँकि गैस जो होती है वो बहुत बड़े रकबे पर होती है मुश्तमिल, और उनके दरमियान उनके एटम्स और मॉलिक्यूल्स के दरमियान बहुत लार्ज डिस्टेंस होता है। इस वजह से लाइंस ऑफ फोर्स उसके दरमियान से इजीली पास कर जाती हैं और कोई रुकावट उनको दरमियान में नहीं होती। 1 का मतलब ये है कि मैक्सिमम लाइंस जितनी भी आपने उसके ऊपर फॉल की वो सारी की सारी उसके अंदर से पास कर गई।
अच्छा, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये कूलम्स लॉ स्टडी करने का फ़ायदा क्या है, यानी इसकी सिग्निफिकेंस। कूलम्स लॉ जो है वो डिस्क्राइब करेगा आपको एटम की साख्त, यानी एटम की फॉर्मेशन जो है उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये कूलम्स फोर्स, क्योंकि एटम जो है वो एक ऑन दी होल तो न्यूट्रल पार्टिकल है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल मौजूद हैं। जैसे न्यूक्लियस जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, तो न्यूट्रॉन तो इसमें कोई रोल प्ले नहीं करेगा, लेकिन जो प्रोटॉन बहुत सारे दरमियान में पड़े हुए हैं वो आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। उस रिपल्शन के बावजूद वो एक टिनी वॉल्यूम के अंदर इनक्लोज रहते हैं और उसको कभी भी नहीं छोड़ते। अब उसके लिए कुछ और फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन कूलम फोर्स जो है वो यहाँ पर लग रही है। इसके अलावा जो ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो न्यूक्लियस पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हैं, तो ये अनलाइक चार्जेस आपस में बन जाते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस अट्रैक्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट को छोड़ नहीं पाता और कॉन्टीन्यूसली इसी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता रहता है। अब जब ये इस तरह के दो एटम मिलते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है। अब फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल भी चार्जेस की वजह से ही है, चार्जेस ही उसमें इन्वॉल्व हैं, तो इसका मतलब है कूलम्स लॉ जो है वो एटम की फॉर्मेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। ये था आपका कूलम्स लॉ। अब इसके बारे में कोई भी बात अगर आपको समझ ना आई हो, कोई आपको कन्फ्यूजन हो या कोई बात डिस्कस होने से रह गई हो, तो वो आप मुझे इनबॉक्स करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।